हमने 181 तक किया था लास्ट, ठीक है। तो उसमें हमने 181 तक जो बात करी थी, वन साइडेड डिजीज के ऊपर बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी डिजीजेस जहाँ पे सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, ऐसी डिजीजेस वन साइडेड डिजीज जहाँ पे सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, वहां पे जब दवाई दी जाती है तो दवाई देने के बाद कुछ केसेस में, पहले हमने बात की कुछ जब हम पिकुलियर रेयर सिम्टम जब देखते हैं, ठीक है ना, जो ऐसे सिम्टम है जो सिर्फ उसी रेमेडी को बिलोंग करते हैं कि कोई पर्टिकुलर रेमेडी है या दो रेमेडीज हैं जिनमें वो वायलेंट सिम्टम्स या वो पिकुलियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब ऐसे सिम्टम्स पे हम मेडिसिन देते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि वो सारा जो केस है वो रेमेडी क्योर कर देती है, क्लियर आउट कर देती है। लेकिन फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अगेन डॉक्टर हनेमन ने बेसिकली उसको ओइंग टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रेमेडीज एट दैट टाइम बताया कि कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे क्योंकि हमारी जो रेमेडीज हैं वो अभी इतनी नहीं मिली, उस टाइम की बात है, तो कुछ केसेस में जब हमें सिम्टम्स मिलते हैं, थोड़े सिम्टम होते हैं, पूरे सिम्टम नहीं होते फिनोमेना के, तो कभी कभी हम ऐसी रेमेडी देते हैं जो एक एक्सेसरी फिनोमेना स्टार्ट कर देती है, एक न्यू फिनोमेना ऑफ डिजीज स्टार्ट कर देती है, जो के फिनोमेना जो हमने मेडिसिन दी है उसी के एक्शन के अंडर आता है। तो यहां तक हमने एफोरिज्म 181 तक, ठीक है, लास्ट टाइम किया था। तो स्टार्टिंग विद 182, दस दिस इम्परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ द मेडिकमेंट, ये जो हमने इम्परफेक्ट सिलेक्शन की है, ठीक है ना, हनेमन सर ने ये नहीं बोला कि परफेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है ना, है ये भी इम्परफेक्ट सिलेक्शन है मेडिसिन की, ठीक है। लेकिन ये जो इम्परफेक्ट सिलेक्शन हमने की दवाई की, विच वॉज इन दिस केस ऑलमोस्ट इनएविटेबल, इस केस में इनएविटेबल था, क्यों? owing to the too limited number of the symptoms present, कि हमारे पास जो सिम्टम थे वो ही बहुत कम थे। बड़ी बार एक्यूट केसेस में ऐसी चीज होती है एज कंपेयर टू क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट्स में बड़ी बार आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है ना, बड़े वीक से सिम्टम होते हैं, बुखार है जी, सर भारी है जी, कुछ और इससे ज्यादा कुछ पिकुलर है ही नहीं, बुखार चढ़ जाता है, उतर जाता है, चढ़ जाता है, उतर जाता है, बॉडी एक हो रही है, ठीक है ना। सो बड़े वेग से सिम्टम होते हैं कभी कभी ना एक्यूट्स में। तो वैसे केसेस में भी हमें बड़ी बार ये चीज देखने को मिलती है कि owing to the limited number of the symptoms, लिमिटेड नंबर ऑफ बड़े थोड़े से सिम्टम जो हैं वो प्रेजेंट हैं, सर्व्स टू कंप्लीट द डिस्प्ले ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज। तो ऐसी जो इम्परफेक्ट सिलेक्शन हमने मेडिकेशन की भी, ऑल्दो हमने की इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमारे पास जो भी थोड़े से सिम्टम हैं, एक सिम्टम, दो सिम्टम जो भी हैं, ठीक है ना, जो लेकिन जो हमें पिकुलियर दिख रहे हैं, वायलेंट दिख रहे हैं, उसमें हमने उसी के ऊपर बेस करके अपनी मेडिसिन दी है, लेकिन है थोड़े से हैं हमारे पास, ठीक है। तो उस केस में क्या करता है कि ऐसी जो मेडिसिन हमने दी उसने जो सिम्टम निकाले बाहर, ठीक है, देने के बाद जो एक्सेसरी सिम्टम निकाले, इट सर्व्स टू कंप्लीट द डिस्प्ले ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज। वो भी हमारी हेल्प कर देता है, किस तरह से कि जो सिम्टम ऑफ डिजीज हैं वो बाहर निकल के एक डिस्प्ले में हमारे सामने अच्छे से दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड इन दिस वे फैसिलिटेट्स द डिस्कवरी ऑफ अ सेकंड मोर एक्यूरेटली सूटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन। और क्योंकि वो अच्छे से निकल के आ जाते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं दूसरी दवाई ढूंढने में जो कि उस केस के लिए ज्यादा एक्यूरेटली सूटेबल होगी, ठीक है ना। So whenever therefore the dose of the first medicine ceases to have a beneficial effect, जब हमने पहली डोज दी उसका जितना भी बेनिफिशियल इफेक्ट था वो पूरा हो गया, ठीक है। इन दिस केस स्पेशली जो हम बात करें, द न्यूली डेवलप्ड सिम्टम्स डू नॉट बाय रीजन ऑफ देयर ग्रेविटी डिमांड मोर स्पीडी एड, which however from the minuteness of the dose of homeopathic medicine in very chronic diseases and in very chronic diseases excessively rare, ठीक है ना। वो जो नए सिम्टम निकल के आए, न्यूली डेवलप्ड सिम्टम हैं, बोले उनको स्पीडी एड की जरूरत नहीं, वो इतने वायलेंट नहीं है कि उनको स्पीडी एड की जरूरत है, ठीक है ना, जो कि जनरली होता नहीं, क्योंकि पहली बात तो हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत माइन्यूट होती है, और दूसरी बात क्योंकि ऐसी डिजीजेस कई बार बहुत क्रॉनिक होती हैं, ठीक है ना, तो इतने वायलेंट सिम्टम्स इनमें निकल के नहीं आते जब आपने ऐसी डोज दी, ठीक है। अ न्यू एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड,
तो ये जो जितने भी नए सिम्टम, हमने पिछली बार इस बात पे बात करके खत्म किया था कि जितने भी सिम्टम नए निकल के आए, इन सब की एक नई तरह से शुरुआत से केस लेना है, एक नया एग्जामिनेशन करना है डिजीज का। द स्टेटस मोरबाई एज इट नाउ इज मस्ट बी नोटेड डाउन, और जो भी उसका स्टेटस है, डिजीज्ड स्टेटस है, जो भी उसमें करेक्टरिस्टिक है अब की प्रेजेंट स्टेट में, वो नोट डाउन करने हैं हमने। एंड अ सेकंड होम्योपैथिक रेमेडी सिलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद इट which shall exactly suit the present state, ठीक है ना, प्रेजेंट स्टेट को जो सूट करे, and the one which shall be all the more appropriate can then be found as the group of symptoms have become larger and more complete। जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है बढ़ गया है पहले से, अब ये वन साइडेड डिजीज नहीं रही, अब इसमें थोड़े से सिम्टम नहीं रहे, काफी सिम्टम निकल के आ गए हैं, ठीक है ना। तो इनिशियल हमारी जो मेडिसिन था उसका यही काम था कि वो जो एक हिडन फिनोमेना चल रहा है बीमारी का, पीछे छुपा हुआ है, बाहर प्रॉपरली निकल के नहीं आ रहा, उसने उसको बाहर निकाल के हमारे सामने रख दिया खोल के, ठीक है ना, ताकि हमारे सामने क्लियर पिक्चर, एक प्रेजेंट पिक्चर आ जाए। तो बड़ी बार केस में इस बात का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी में कोई एक्यूट केसेस आते हैं या कोई बहुत लॉन्ग समय से कोई क्रॉनिक केसेस चले आ रहे हैं जो वन साइडेड हो चुके हैं, ठीक है, जब आप उसमें मेडिसिन देते हो तो नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है वो मोर एग्रेवेटेड स्टेट में आता है। एग्रेवेटेड स्टेट इन द सेंस कि नए नए सिम्टम्स निकाल के लेके आ रहा है वो, जो पहले नहीं थे उसके पास, जो थे नहीं उसके डिजीज स्टेट में, ठीक है ना। सो उसमें घबरा नहीं जाना कि ये क्या हो गया मेडिसिन के बाद, ये क्या हो गया। ऑल्दो दीज काइंड ऑफ केसेस आर रेयर, ये भी शुरुआत में लिखा हुआ है कि ऐसा रेयरली फिनोमेना देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिलती है ये चीज, ठीक है ना। और आजकल तो खास करके ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू डॉक्टर। उसका एक कारण ये है कि मोस्टली डिजीजेस पैलिएटेड स्टेट में ही आती है हमारे पास। कुछ भी एक दो सिम्टम अगर कुछ करेक्टरिस्टिक रहेंगे भी होंगे तो पेशेंट ने मोस्टली कोई ना कोई मेडिसिन दे के उसको पैलिएट किया ही होता है पहले ही, ठीक है। तो आपकी मेडिसिन के बाद अगर कोई चीज एग्रेवेटेड फॉर्म में आ रही है, अगर कोई नए सिम्टम निकल के आ रहे हैं, खास करके ऐसे केसेस में जहां पे पहले ही सिम्टम बड़े थोड़े से थे नहीं ज्यादा खास हमारे पास सिम्टम, तो उसमें घबरा नहीं जाना। वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास बीमारी को अच्छे से देखने की, ठीक है ना। उसको अपनी प्रेजेंट पिक्चर में बॉडी अभी दिखा रही है आपको कि ये है, जल्दी से इसको अंडरस्टैंड करके देख के अच्छी सी मेडिसिन दे दी जाए ताकि सारा कुछ सबसाइड हो जाए, ताकि सारा कुछ क्योर हो जाए, ठीक है ना। सो एंड वन विच शैल बी ऑल द मोर अप्रोप्रिएट कैन देन बी फाउंड as the group of symptoms has become larger and more complete। अब जो ग्रुप ऑफ सिम्टम है वो हमारे पास ज्यादा हो गया है और जो डिजीज की पिक्चर है वो ज्यादा कंप्लीट और एक्यूरेट है हमारे सामने। Footnote to aphorism 183, in cases where the patient, which however happens excessively seldom in chronic but not infrequently in acute disease, ठीक है ना, वही बात कि कुछ केसेस होते हैं पेशेंट्स के क्रॉनिक में इतना जल्दी जल्दी ये चीज देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक्यूट डिजीज में हमें फिर भी काफी ये देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि इन केसेस विद द पेशेंट फील्स वेरी इल, पेशेंट बहुत बीमार महसूस कर रहा है, ऑल्दो इस सिम्टम्स आर वेरी डिस्टिंक्ट, लेकिन जो सिम्टम है बहुत इंडिस्टिंक्ट है, सिम्टम नहीं देखने को मिल रहे हैं हमें कुछ खास, थोड़ा बहुत हाथ लगाने पे फीवर है, ठीक है ना, वो सुस्त है, ड्रल है, ड्राउजी है, सिर्फ इतना से ही हमें मिल रहा है उसमें, ठीक है ना। so that this state may be attributed more to the benumbed state of the nerves। so डॉक्टर ने बोल रहे हैं ये जो स्टेट बनी हुई है उसकी, ये एक benumbed स्टेट है नर्व्स की। क्या benumbed स्टेट है कि जो नर्व्स है या उसकी बॉडी है, ठीक है ना, जो उसका एक सेंसरी सिस्टम है वो प्रॉपरली डिजीज को बयान नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉपरली डिजीज को बता नहीं पा रहा कि मेरे इतने हिस्से में बीमारी है। एक benumbed सी स्टेट बनी हुई है सेंसरी सिस्टम की, which does not permit the patient's pain and sufferings to be distinctively perceived। वो परमिट नहीं कर रहा, वो सेंसरी स्टेट जो है वो परमिट नहीं कर रही कि पेशेंट की जो पेन है, उसकी जो सफरिंग है, उसको डिस्टिंक्टली, ठीक है ना, डिस्टिंक्टली मतलब एक अलग तरीके से इंडिविजुअली परसीव किया जाए, उसको समझा जाए। सो ये जो टॉर्पोर की स्टेट है, डॉक्टर मैंने बोल रहे हैं, दिस टॉर्पोर ऑफ द इंटरनल सेंसिबिलिटीज रिमूव्ड बाय द ओपियम। बड़ी बार इन केसेस में जब आप ओपियम देते हो तो ये जो टॉर्पोर की स्थिति है, ये जो एक बिनम्ड स्टेट है, ये जो एक इनसेंसिबिलिटी की स्टेट बनी हुई है, इसको ओपियम रिमूव कर देती है
और ओपियम देने के बाद क्या होता है, इन इट्स सेकेंडरी एक्शन द सिम्टम ऑफ द डिजीज बिकम मोर डिस्टिंक्टली एपरेंट। ठीक है, जो सिम्टम है डिजीजेस के वो और एपरेंट, वो और क्लियर होकर सामने हमारे आ जाते हैं कि अच्छा ये सिम्टम्स आ गए हैं। ठीक है ना। सो ये जो स्टेट है वन साइडेड डिजीज की, इसको समझा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केसेस में कि बीमारी काफी है, फैली हुई है अंदर ही अंदर, लेकिन एक सेंसरी जो स्टेट है हमारी बनी हुई, एक बिनम्ड स्टेट बनी हुई है हमारी। ठीक है ना, बड़ी बार कार्बोवेज में भी ये चीज देखने को मिलती है कि पेशेंट कह रहा है मैं बहुत बीमार हूं, देखने में भी बड़ा बीमार लग रहा है। ठीक है ना, एक वीकनेस लग रही है, उसमें से लैक ऑफ वाइटैलिटी लग रही है, एनर्जी नहीं है उसमें, लेकिन बस इतना ही है और हमें कुछ ज्यादा खास सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है ना। सो ये जो बिनम्ड स्टेट है कि वाइटल फोर्स का एक काम है कि वो सिम्टम्स को बाहर दिखाए, बॉडी का एक काम है कि अगर कहीं पे भी तकलीफ है वो अपने सिम्टम्स को बाहर निकाल के सामने रख दे कि भाई ये मेरे सिम्टम है, मेरे को ठीक करो। लेकिन इन केसेस में बॉडी जो है वो इस काबिल नहीं है, उसमें इतनी पावर नहीं है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने सिम्टम्स को बाहर निकाल के रख सके आपके साथ। वो बता तो रही है किसी ना किसी तरह से कि मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन बहुत क्लियर कट सिम्टम्स बाहर निकाल के रख दे, ये भी उसमें एक काइंड ऑफ इनकैपेबिलिटी है। ठीक है ना। तो ये जो स्टेट बनी होती है, बड़ी बार ओपियम जैसी मेडिसिन या कार्बोवेज जैसी मेडिसिन, बशर्ते जो भी हमारे सामने उस टाइम सिम्टम्स निकल के सामने दिखते हैं, वो इस स्टेट को रिमूव करके क्लियर कट स्टेट ऑफ सिम्टम्स बाहर पेश कर देते हैं। ठीक है ना, जहां पे फिर हमारे लिए और आसान हो जाता है मेडिसिन देना, क्योंकि फिर हमारे पास काफी सिम्टम्स होते हैं। In like manner, after each new dose of the medicine has exhausted its action, the state of the disease that still remains is to be noted anew with respect to its remaining symptoms, and another homeopathic remedy sought for as suitable as possible for the group of symptoms now observed, and so on until the recovery is complete. ठीक है ना। so, उसी तरीके से हर बार अगर हमें कोई भी बचे हुए सिम्टम्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ही मेडिसिन का जो एक्शन है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, मेडिसिन अपना एक्शन पूरा कर लेती है, वो एक सेट ऑफ सिम्टम्स को रिमूव कर देती है, तो जो एक स्टेट ऑफ डिजीज है जो भी हमारे पास पीछे बची हुई है, दैट स्टिल रिमेन्स। ठीक है ना, हमने कोई भी ए मेडिसिन दी, उसने एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ठीक किया, लेकिन पीछे भी थोड़े से बचे हुए हैं, या कोई पुराने निकल के आ गए, ये वाले चले गए, कोई पुराने निकल के आ गए। ठीक है, लेकिन ये जो ए मेडिसिन अभी उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रही, द मेडिसिन एक्शन हैज बीन एग्जॉस्टेड। ठीक है ना। सो वी विल अगेन टेक अ न्यू एग्जामिनेशन, एक नया एग्जामिनेशन करना है, एक नई होम्योपैथिक रेमेडी ढूंढनी है उनके लिए। ठीक है ना, एज सूटेबल एज पॉसिबल, जितनी भी हम सूटेबल, जितनी भी हम सिमिलिमम ढूंढ सकें। आज की डेट में ज्यादा आसान है अगेन, क्योंकि मेडिसिन बहुत है हमारे पास, फॉर द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स नाउ ऑब्जर्व्ड एंड सो ऑन अंटिल द रिकवरी इज कंप्लीट। और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती वन साइडेड केसेस में रिकवरी, तो वैसे वैसे हमें ऐसे दवाइयों को ढूंढते रहना है, ताकि जब तक कंप्लीटली जो सिम्टम्स है, जब कंप्लीटली उसकी जो हेल्थ है वो दोबारा से वापस नहीं आ जाती। सो अमंग दी वन साइडेड डिजीजेस एन इंपॉर्टेंट प्लेस इज ऑक्यूपाइड दी सो कॉल्ड लोकल मेलेडीज। अब इन्हीं वन साइडेड डिजीज में एक जो है पार्ट है, एक जो उनकी टाइप है, वो है लोकल मेलेडीज। ठीक है, by which term is signified those changes and ailment that appear on the external parts of the body। ऐसी चेंजेस, ऐसी कोई भी बीमारियां जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी पे हमारी स्किन के ऊपर आती हैं, ठीक है, उनको लोकल मेलेडीज या लोकल डिजीजेस बोल दिया जाता है। Till now, the idea prevalent in the schools was that these parts were alone morbidly affected, and that the rest of the body did not participate in the disease। अब तक डॉक्टर ने बोल रहे हैं मेरे टाइम तक ये आइडिया प्रेवलेंट था, लेकिन एक्चुअल में आज भी यही आइडिया प्रेवलेंट है कि जब स्किन के ऊपर डिजीज होती हैं तो सिर्फ स्किन को ही इफेक्ट कर रही हैं, उसका बाकी बॉडी के साथ कोई लेना देना नहीं। अ थ्योरेटिकल एब्सर्ड डॉक्ट्राइन, थ्योरेटिकली ये बात एब्सर्ड लग रही है, प्रैक्टिकली तो कितनी एब्सर्ड होगी ये चीज। ठीक है ना, सोचने में, सुनने में
बोलने में ही इतनी एब्सर्ड लग रही है, इतनी बेवकूफी वाली बात लग रही है कि प्रैक्टिकली तो उसका हम बोल नहीं सकते भी कितनी हो सकती है, क्योंकि ठीक है, which has led to the most disastrous medical treatment and because it is an absurd doctrine, क्योंकि एक एब्सर्ड डॉक्ट्रिन है तो उसके ऊपर जो बेस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सबसे डिजास्टरस साबित होता है और होता आ रहा है आज तक, ठीक है ना। So these so-called local melodies which have been produced a short time previously solely by an external lesion still appear at first sight to deserve the name of local disease। बोल रहे ठीक है आप हनुमान सर बड़ी बार इसको सो कॉल्ड लोकल मेलेडीज बोलते, क्यों? क्योंकि आगे इसके ऊपर बात भी होगी कि जो लोकल मेलेडीज हैं या लोकल डिजीजेज हैं या जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं देखने में अपीयर ऐसे ही होती हैं कि हाँ ये तो यही की इस छोटी सी जगह की ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये इतनी सी जगह है जो बीमार है, लेकिन विदाउट द परमिशन ऑफ द इंटरनल पार्ट ये ना तो अपीयर हो सकती है, ना ही अपने आप को कंटिन्यू कर सकती है, ना ही एक जगह से दूसरी जगह पे बढ़ सकती है जब तक अंदर से कोई चीज बीमार ना हो, ठीक है ना। बिना इंटरनल बीमारी के ये एक्सटर्नल बीमारी आई कहां से? ऐसे बैठे बैठे स्किन क्यों बीमार होने लगी? ऐसे बैठे बैठे हमारा जो एक्सटर्नल पार्ट है बॉडी का वो क्यों ऐसे बीमार होने लग गया? ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात है, बट देन द लीजन मस्ट बी वेरी ट्रिवियल एंड इन दैट केस इट वुड बी ऑफ नो ग्रेट मूवमेंट, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अगर लीजन ही कोई बहुत ट्रिवियल है, कोई छोटा सा रैश हो गया, कोई मच्छर ही काट गया, कोई ऐसी बात होगी जो अपने आप ठीक होगी, उसमें हम इतना ध्यान भी नहीं देते। फॉर इन द केसेस ऑफ इंजरीज, पहले बात आ जाती है इन द केसेस ऑफ इंजरीज, कहीं चोट लग गई, ठीक है ना, वो भी लोकल मेलेडीज में लिया जाता है, वो भी लोकल डिजीज, क्योंकि चोट बाहर लगी है, ठीक है ना, कोई खरोंच आ गई, कोई चीज घुस गई, कोई कांटा लग गया, कोई फॉर इन द केस ऑफ इंजरीज एक्रूइंग टू द बॉडी फ्रॉम विदाउट, जहां पे चोट बाहर से लगी है फ्रॉम विदाउट, इफ दे बी एट ऑल स्वीयर, अगर वो बहुत स्वीयर है देखने में महसूस करने में, इवन उसमें भी अगर बहुत स्वीयर है तो होल ऑर्गेनिज्म सिंपैथाइजेस। आपको जब चोट लगती है तो सिर्फ चोट वाली जगह पे दर्द नहीं होती, आप दर्द में होते हो, द होल ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग फ्रॉम इट, देयर अकर्स फीवर इट्सेट्रा अदर सिम्टम्स, ठीक है ना, बुखार हो सकता है चोट लगने के बाद, बड़ी बार किसी को फ्रैक्चर हो जाए उसके बाद बुखार चढ़ जाता है, ठीक है ना, बड़ी बार एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोटें लग जाए, उसके बाद फीवर या बाकी के और कोई सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, पूरी बॉडी ही शॉक में होती है उसके बाद। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर चोट भी लगी है, ठीक है ना, अगर चोट यहाँ लगी तो आंसू आंखों से क्यों आ रहे हैं किसी के? फिर तो वहीं पे आंसू निकलने चाहिए। बच्चा है छोटा, गिर जाता है, घुटने पे चोट लगी, रोता है ना, तो आंखों से आंसू कहाँ पे आ गए घुटने पे चोट लगने पे, अगर ये अलग अलग ही है तो, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हमें चोट, इवन चोट भी लगती है, ऑल्दो हम उसको बोल सकते हैं कि चलो वो एक एक्सटर्नल लीजन है, बाहर से आई है चोट, ठीक है ना, कोई अंदर की प्रॉब्लम नहीं है, माना ठीक है, इसको मान लिया जाएगा। लेकिन जब भी बाहर से भी अगर चोट लगती है एक छोटे से पार्ट के ऊपर, इवन द होल ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग फ्रॉम दैट थिंग, ठीक है ना। द ट्रीटमेंट ऑफ सच डिजीजेस इज रेलिगेटेड टू सर्जरी, ज्यादा हो चोट तो उसकी सर्जरी थोड़ी सी करनी पड़ती है, बट दिस इज राइट ओनली इन सो फार एज द अफेक्टेड पार्ट्स रिक्वायर मैकेनिकल एड। लेकिन ये तब तक ही हम बोल सकते हैं कि सर्जरी की जरूरत है जब तक हमें देखने में लगता है, हमें महसूस होता है एज अ फिजिशियन कि इसको मैकेनिकल एड की जरूरत है, वेयर बाय द एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स टू द क्योर, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें जो, क्योर तो अंदर से ही होना है किसी भी चीज का, अगर बोन भी टूट गई तो क्योर तो अंदर से ही होना है, लेकिन हाँ बाहर कोई चीज ऑब्स्टेकल बन सकती है उसके क्योर होने में, तो उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करना हमारा काम बनता है, चाहे वो मैकेनिकल एड के थ्रू, चाहे वो सर्जरी के थ्रू, विच कैन ओनली बी एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस बाय द एजेंसी ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है ना। तो ऑब्स्टेकल जो क्योर है वो तो वाइटल फोर्स ने ही करना है, it has to happen by the agency of the vital force, but that obstruction जो है, एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल है जो क्योर में, दैट में बी रिमूव्ड बाय द मैकेनिकल मींस, फॉर एग्जांपल द रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशंस, कोई डिसलोकेशन हो गई है जो कि आगे चल के एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल बन सकती है क्योर में,
तो उस डिस्लोकेशन को ठीक करना पड़ता है हमें। बाय बैंडेजेस टू ब्रिंग टुगेदर द लिप्स ऑफ वुंड, कोई जख्म हो गया, बहुत बड़ा हो गया है, चमड़ी पूरी खुल गई है, चोट के बाद कट लग गया, कुछ हो गया, ठीक है ना, तो ऑब्स्टेकल बन सकता है क्योर में। तो उसके जो वुंड्स हैं, लिप्स हैं, उसको टुगेदर लेके आना, पास में लेके आना बैंडेज के साथ किसी भी तरह से। बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज, कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई, कोई कांच चला गया, कोई कांटा चला गया, कुछ चला गया अंदर, उसको रिमूव करना, अदरवाइज वो ऑब्स्टेकल बन सकता है क्योर में। that have penetrated into the living parts by making an opening into a cavity of body in order to remove an irritating substance or to procure the evacuation of effusions or collection of fluids by bringing into the apposition the broken extremities of a fractured bone, कोई bone है वो fracture हो गई है, ठीक है, उसको fracture होकर टेढ़ी हो गई तो उसको पास में लेके आना, एंड रिटेनिंग देम इन एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट बाय एन अप्रोप्रिएट बैंडेज, वहां पे बैंडेज बांधनी प्रॉपर ताकि वो कॉन्टैक्ट में रहे एटसेट्रा। सो ऐसी जो मैकेनिकल एड है, ये ऐसी जगह पे जहां पे चोट लगने के बाद कुछ ऐसा हो गया है विच कैन बिकम एन ऑब्स्टेकल टू क्योर, उसको सर्जिकली या मैकेनिकली हमें ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इनके अलावा, इन सब एग्जांपल्स के अलावा, but when it's such injuries, the whole living organism requires, as it always does, active dynamic aid to put in a position to accomplish the work of healing. For example, when the violent fever resulting from the extensive contusions, lacerated muscles, tendons, and blood vessels required to be removed by medicine given internally, or when the external pain of scalded or burnt part needs to be homeopathically subdued, then the services of dynamic physician and his helpful homeopathic come into requisition. लेकिन ऐसी चोट लगने के बाद, ऐसी इंजरीज होने के बाद, और वो ये चीज मोस्टली देखने को मिलेगी भी जब ऐसी इंजरीज होती हैं, ठीक है ना, कि कोई ना कोई डायनामिक एड, कोई ना कोई डायनामिक मेडिसिन जो कि वर्क ऑफ हीलिंग को अकम्प्लिश करे और प्रॉपरली करे। जैसे कि कोई वायलेंट फीवर आ गया है कंट्यूजन्स के बाद या लेसरेटेड मसल्स के बाद, टेंडन्स या ब्लड वेसल्स के रप्चर के बाद, ठीक है ना, या कोई स्काल्डिंग और बर्न के साथ कोई बहुत एक्सटर्नल पेन हो रही है, ठीक है ना, स्वेलिंग हो गई है जो जा नहीं रही। मेरे पास एक केस था जिसके जहां पे शोल्डर में इंजरी के बाद बर्साइटिस हो गया था, कई महीने हो गए, 3 4 5 महीने वो हील ही नहीं हो रही उसकी इंजरी, ठीक है ना। फॉर दैट वर्क ऑफ हीलिंग नीड्स टू बी होम्योपैथिकली सबड्यूड। ये जो हीलिंग का पार्ट है, ये जो हील नहीं हो पा रहे मसल, वहां पे फिर हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, द सर्विसेज ऑफ द डायनामिक फिजिशियन एंड हिज हेल्पफुल होम्योपैथिक कम इनटू रिक्विजिशन, क्योंकि वो चीज तो अंदर से ठीक होनी है, हीलिंग तो अंदर से ही आनी है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखने की हीलिंग जो है वो अंदर से ही आती है, बाहर से नहीं आ सकती कभी भी। देयर इज नथिंग एक्सटर्नल विच कैन हील, ठीक है ना। हीलिंग इंटरनली ही आनी है, चाहे चोट बाहर से ही लगी है, लेकिन हीलिंग तो अंदर से ही आनी है। हीलिंग तो बॉडी ने ही करनी है और हमारा काम है उसको हेल्प करना ताकि वो ठीक से हील कर ले। Now the second part, but those affections, alteration and ailments appearing on the external parts that do not arise from any external injury or that have only some slight external wound for their immediate exciting cause are produced in quite another manner, ठीक है। लेकिन फिर ऐसी ऑल्ट्रेशन और ऐसी अफेक्शंस और एलिमेंट्स जो कि बाहर आ रहे हैं, स्किन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो किसी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से नहीं, या थोड़ी बहुत इंजरी की वजह से हो सकता है, स्लाइट एक्सटर्नल वुंड हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एक्सटर्नल इंजरी की वजह से नहीं आ रहे, बट आर प्रोड्यूस्ड इन क्वाइट अनदर मैनर, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन है बिल्कुल ही अलग तरीके से हो रही है, ठीक है। देयर सोर्स लाइज इन सम इंटरनल मेलेडी, उनका जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं इंटरनल किसी मेलेडी के पर स्थापित होता है, अंदर कुछ चल रहा है जिसका ये बाहर एक एक्सप्रेशन है। To consider them as mere local affection and at the same time to treat them only or almost only as it were surgically
विद टॉपिकल एप्लीकेशन। और बोल रहे कि ऐसी बीमारियों को एक मियर लोकल अफेक्शन समझ लेना कि ये तो स्किन के ऊपर ही है, इतनी सी जगह पे ही है, और उनका ट्रीटमेंट करना सर्जिकली उसको रिमूव करके। इसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है वॉट्स। वॉट्स ही रिमूव करते रहते हैं सारा दिन, एक करते हैं 2 और निकल आते, 2 करते 4 निकल आते, 4 करते 5 निकल आते हैं, ठीक है ना। या कोई टॉपिकल एप्लीकेशंस लगाते रहना स्किन के ऊपर, लोकली वहां पे एप्लीकेशन लगानी, ताकि ये तो इतनी सी है जी। अच्छा, वो पेशेंटों को भी वैसी आदत पड़ी होती है, उनको भी समझाना पड़ता है इस बात के बारे में, ठीक है ना, कि पेशेंट आएंगे वो भी आपको यही बोलेंगे डॉक्टर साहब कोई लगाने के लिए दो ऊपर, क्योंकि उनको शुरू से लगाने के लिए ही दिया जा रहा है। तो उनको पहले तो ये सवाल पूछना भी, इतने सालों से लगा ही रहे हो आप, हुआ क्या, क्या हुआ। मेरे पास अभी एक रिसेंटली एक केस चल रहा है टॉपिक डर्मेटाइटिस का, 18 साल से है प्रॉब्लम, 18 ईयर से उसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कभी आगे केस दिखाएंगे, एक बार हो जाएगा पूरा क्लियर, तो अच्छी इंप्रूवमेंट चल रही है उसकी। लेकिन हर बार सवाल यही आ जाता है कि कुछ लगाने के लिए दे दीजिए जी ऊपर, और मेरे हर बार उसको यही सवाल होता है कि 18 साल से आप लगा रहे थे, क्या हुआ, मेरे पास क्यों आ गए फिर, लगा तो आप पहले भी रहे थे, मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई थी फिर। लगाने के लिए वो दे रहे हैं आपको, लगाते रहते हैं उसको बैठे, अगर आपने लगाना ही था। फिर वो अपने आप से उनका जवाब था नहीं लेकिन ठीक नहीं होता, नहीं वो तो जब बंद करो या लगाते लगाते भी प्रॉब्लम हो ही जाती थी। फिर उनको समझाना कि इससे ये बात क्यों समझिए कि लगाने से प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, आप सिर्फ छुपा रहे हो लगाने से, उसको दबा रहे हो, क्योंकि यहाँ की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ की होती बहुत पहले ठीक हो जाती है आपकी, और जो आपको लगाने को दे रहे हैं उसको भी नहीं पता कि यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। द सफरिंग इज ऑफ द होल इकोनॉमी, द सफरिंग इज ऑफ द वाइटल फोर्स, ठीक है ना। एज द ओल्ड स्कूल हैव डन फ्रॉम द रिमोटेस्ट एजेस is as absurd as it is pernicious in its result, ठीक है ना। वही बात कि ट्रीटमेंट एब्सर्ड तो है, एक बेवकूफी वाला तो समझ में आता है ये ट्रीटमेंट, लेकिन परनीशियस भी है, बहुत नुकसानदायक भी है। ऐसे ट्रीटमेंट ने नुकसान भी बहुत किया है, जब ऊपर से टॉपिकल एप्लीकेशंस लगा लगा के उसका रूप ही बदल दिया गया। इनिशियली जब कोई भी बीमारी स्किन की शुरू होती है, चाहे कोई डर्मेटाइटिस है कुछ भी है, अगर उसको देखा जाए बड़े ध्यान से, तो इट इज वेरी सुपरफिशियल एंड इट इज नॉट ऑफ वेरी, ठीक है इचिंग हो सकती है वहां पे, ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में इचिंग हो सकती है, तकलीफ भी दे सकती है इचिंग, उसमें नहीं है, इरप्शंस भी हो सकते हैं वहां पे। लेकिन जब उसको ध्यान से देखा जाता है तो उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो लुक है, वो बड़ी माइल्ड सी होती है देखने में, कि हाँ ठीक है ऊपर ऊपर ही है, ऊपर ऊपर सही है, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसको ये टॉपिकल एप्लीकेशन शुरू किए जाते हैं, दी जाती है ऊपर लगाने के लिए कुछ ना कुछ, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर ऑफ ट्रीटमेंट अगर उसको फिर से देखा जाए ध्यान से, उसका रूप रंग ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। इट बिकम्स अ वेरी ऑब्स्टिनेट डिजीज, बड़ी थिक होनी शुरू हो जाती है स्किन, ठीक है ना। और कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जो इवन आफ्टर सम टॉपिकल एप्लीकेशन, आफ्टर सम स्टीरॉयडल एप्लीकेशन, वो हमेशा रहते ही रहते हैं वहां पे, ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ी ऊपर नीचे कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन जाती नहीं कभी भी। सो यू विल सी कि आफ्टर दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, क्यों परनीशियस बोला गया इसको, क्यों ये बोला गया है कि ये इतना हजार्डस ट्रीटमेंट है, इतना हार्मफुल ट्रीटमेंट है, क्योंकि इट मेक्स द डिजीज मोर ऑब्स्टिनेट, ठीक है ना। कोई डॉक्टर थे जोक सुना रहे थे, बोल रहे कि जी हमारे एलोपैथिक सिस्टम में एक जोक है कि अगर मशहूर होना है तो न्यूरोसर्जन बन जाओ, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा जोखिम वाला काम चाहिए तो हार्ट सर्जन बन जाओ, और अगर सारी उम्र खानी है रोटी, ऐश करनी है बिना कुछ किए, तो स्किन स्पेशलिस्ट बन जाओ, क्योंकि एक बार स्किन की बीमारी हो गई फिर तो पेशेंट पक्का ही मरीज है आपका, उसने कहीं जाना ही नहीं।
ना बीमारी जानी है ना मरीज ने कहीं जाना है, ठीक है। एंड दैट इज द करेक्टर ऑफ दीज लोकल मेलेडी, ये जाती भी नहीं कहीं पे। लोग 20-20 साल से 25-25 साल से परेशान है स्किन डिजीज को लेके, ठीक है ना। सो इट बिकम्स अ वेरी परनीशियस ट्रीटमेंट इन इट्स रिजल्ट, ठीक है ना। इसका एक परनीशियस, अरे ये क्या हो गया, ठीक है ना, एक परनीशियस एटीट्यूड बन जाता है इसका। So these affections were considered to be merely topical and were therefore called local diseases, as if they were maladies exclusively limited to those parts wherein the organism took little or no part, or affections of these particular visible parts of which the rest of living organisms, so to speak, knew nothing. ठीक है। ये जो लोकल डिजीज इनको कैसे समझा जाता है, आज भी ऐसे समझा जाता है कि ये तो सिर्फ लोकल है। लोकल मतलब सिर्फ यहीं पे बस ये हुई है ना, यहाँ पे यहीं पे है आपकी बीमारी, और नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। और दीज मेडिसिन आर मेलेडी सॉरी आर एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू दोज पार्ट्स, सिर्फ इसी पार्ट के ऊपर ये लिमिटेड है और नहीं कहीं पे भी है। और जो बाकी का ऑर्गेनिज्म है उसका इसमें कोई लेना देना ही नहीं, इसको ऐसे समझा जाता है। और affections of these particular visible parts of which the rest of the living organism, so to speak, knew nothing, ऐसे बात की जाती है बताने में पेशेंट को कि भाई तेरी ये जो प्रॉब्लम है ना इसके बारे में बाकी के शरीर को पता ही कुछ नहीं, उसको नहीं पता कुछ नहीं। सुनने में ये बात लॉजिकल लगती है कि बिना बाकी के हमने पहले भी इस बात के ऊपर बात की है कि इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस है जो चल रही है हमारे अंदर, जो हर चीज को चला रही है, जो हर चीज को बना रही है, बिना हमारे सोचे समझे, बिना हमारे कुछ किए लाखों फंक्शंस हमारे अंदर चल रहे हैं। और फिर उसके बारे में बताया जाए कि शरीर के किसी पार्ट में कोई eruption निकल रहा है, कोई लोकल डिजीज आ रही है, और इसको पता ही नहीं उस चीज के बारे में, उस इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस को पता ही नहीं। अच्छा, उसको बताया जाता है अच्छा ये तेरे ये निकला, अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था, ऐसा हो सकता है। हम सोच भी कैसे सकते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है ना। कि बॉडी में जहां पे वो स्किन बना रहा है वही इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस वहां पे स्किन के सेल्स बना रही है नए नए, वहां पे हेयर फॉलिकल्स बना रही है हमारे लोकल पार्ट में, ठीक है ना। हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट रख रही है, हमारी सेंसेशंस को एक्टिवेट रख रही है, लेकिन वहां पे कोई इरप्शन है तो उसको पता नहीं चलता, वो बॉडी में हिस्सा नहीं है आपका, बाकी का ऑर्गेनिज्म उसका हिस्सा नहीं है। ये सुनने में कितनी एब्सर्ड लगती है बात, ठीक है ना। और इसी बारे में डॉक्टर ने बोला कि इस एब्सर्ड बात के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है इस थ्योरी को मान के। And yet very little reflection will suffice to convince us that no external malady not occasioned by some important injury from without, ठीक है, जो इंजरी हो गई उसकी नहीं हम बात कर रहे, लेकिन कोई भी उसके बिना कोई भी एक्सटर्नल मेलेडी कैन अराइज परसिस्ट और इवन ग्रो वर्स विदाउट सम इंटरनल कॉज। कैसे हो सकता है, थोड़ा सा बोले हम सोचें, थोड़ा सा वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन विल सफाइस, थोड़ा सा सोचना ही बहुत हो जाता है इस चीज के बारे में कि कोई भी एक्सटर्नल मेलेडी कैसे आ सकती है, परसिस्ट कर सकती है, या और भी बुरी तरह से ग्रो कर सकती है, फैल सकती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक बाजू से दूसरे बाजू में, बाकी के शरीर में, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। पूरे ऑर्गेनिज्म की कोऑपरेशन के बिना ये हो कैसे सकता है। और थोड़ी सी हम रिफ्लेक्शन करें, थोड़ा सा इसके बारे में सोचें तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी। It could not make its appearance at all without the consent of the whole, बनाई उसकी अपीयरेंस हो ही नहीं सकती बिना कंसेंट ऑफ द होल, बाकी के ऑर्गेनिज्म के बिना उसकी आ ही कहां से सकता है वो, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द होल ऑफ द रेस्ट ऑफ द हेल्थ एंड विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग of the vital force that pervades all other sensitive and irritable parts of organism। जैसे मैंने अभी आपके बारे में बात की, ठीक है, इंटेलिजेंस है वो हर जगह है हमारी बॉडी में, वो हर चीज को देख रही है, वो छोटे छोटे पार्ट्स को देख रही है हमारे, बड़ी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में हमें पता भी नहीं है
कि हमारे ये फंक्शंस हैं या चल रहे हैं, तो वहां तक अभी ना तो ह्यूमन साइंस पहुंची है, ठीक है ना हमारी समझ पहुंची है, वो भी वो देख रही है, उनका भी ख्याल रख रही है। तो उसको इसके बारे में कैसे नहीं पता चलेगा, या इसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना, बाकी के ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट के बिना वो जो लोकल पार्ट है या लोकल डिजीज है वो डेवलप हो ही कैसे जाएगी। इंडीड इट इज इम्पॉसिबल टू कंसीव, इम्पॉसिबल है चीज समझने में। इट्स प्रोडक्शन विदाउट द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द होल लाइफ, सो इंटीमेटली आर ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है ना। इस एफोरिज्म में बड़ी बार ये सवाल मेरे को कभी कभी स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, डॉक्टर्स भी पूछ लेते, पेशेंट तो चलो पूछते ही हैं, उनका तो है ही है, बनता ही है कि जी बाहर लगाने से क्या होता है। तो बाहर है, अगर कुछ लगा भी लेंगे, कोई एंटीसेप्टिक लगा ली, कोई बोरोलिन लगा ली, ठीक है ना, आजकल क्या नाम है, दिमाग में ही भूल गया, तो क्रीम मॉइस्चराइजर की तरह लगाते हैं उसको, तो वो भी मेडिसिन, मेरे को याद नहीं है नाम उसका, ठीक है ना, कि भाई उससे क्या होता है, ये होता है उससे। ठीक है ना, एफोरिज्म 189 याद रखिएगा, जब भी ये सवाल दिमाग में है या कोई आपसे पूछे उसको पढ़ा देना है कि ये होता है। So intimately are all parts of the organism connected together, और all parts are very intimately connected together। एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी उसके पार्ट्स हैं, हमें देखने में एक्सटर्नल लग रही है, वो आई तो इंटरनल ही है, वो आई तो अंदर से ही है, अभी भी अंदर से ही आ रही है वो। स्किन की प्रोडक्शन हो कहां से रही है, अंदर से ही आ रही है बाहर की तरफ। बालों की प्रोडक्शन, आप बाल रिमूव हो जाए किसी के, या रिमूव करते हैं, शेव करते हैं, तो जो बाल आते हैं वो कहां से आ रहे हैं, बाहर अंदर से ही तो आ रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो बाहर का पार्ट है वो अंदर के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप किसी को यहां पे पेन मारो, पेन तो उसके दिमाग में हो रही है, पेन तो इंटरनली फील कर रहा है वो। सो व्हाट मोर reason can we give to someone that these are intimately connected together to form an indivisible whole। इसको डिवाइड नहीं कर सकते हम कि ये अलग है जी, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। जो चीज एक पूरी तरह से एक है, उसको डिवाइड कैसे किया जा सकता है। To form an indivisible whole in sensations and functions, no eruption on the lips, no vitiligo can occur without previous and simultaneously internal health। एक भी इरप्शन कहीं पे भी, एक भी छोटा सा दाग, स्पॉट, कुछ भी है, वो बिना इंटरनल हेल्थ, इल हेल्थ के परमिशन के बाहर निकल ही नहीं सकता। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब आप ये याद रखोगे तो आपको याद रहेगा भी ठीक किस चीज को करना है, बीमार क्या है। All true medical treatment of a disease on the external parts of the body that has occurred from little or no injury from without must therefore be directed against the whole, and must affect the annihilation and cure of the general malady by means of internal remedies, if it is wished that the treatment should be judicious, sure, efficacious and radical। जितना भी ट्रू मेडिकल ट्रीटमेंट है लोकल डिजीज का, द डिजीज ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट्स का, ठीक है ना, इट मस्ट बी अफेक्टेड। तो कैसे होना चाहिए, बाय एनिलेशन एंड क्योर ऑफ द जनरल मेलेडी, जो उसकी टोटल डिजीज है, जनरल मेलेडी है, बाय द मींस ऑफ इंटरनल रेमेडीज, अंदर से दवाई देके अंदर से ठीक होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो जुडिशियस हो, श्योर हो, अच्छे से हो, हमेशा के लिए हो जाए, इफेक्टिव हो, ठीक है ना, और एक ट्रू मीनिंग में हो कि उससे पेशेंट की हेल्थ और डिटीरियोरेट ना हो, इंजूरियस ना हो, रेडिकल होना चाहिए ट्रीटमेंट। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एक्सटर्नल डिजीज आ रही है, जो लोकल डिजीजेस हैं, दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ योर इंटरनल फिनोमेना, इंटरनल डिजीज, एंड हैव टू बी क्योर्ड इंटरनली।
बिना इंटरनल मेडिसिन के, बिना इंटरनल रेमेडी के इनको क्योर करना मुश्किल है, ये हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये वो पीछे के 5 6 7 एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन ने बड़ी प्यार के साथ, बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे एग्जाम्पल देके हमें समझा दिया कि इस वजह से ये नहीं हो सकती, क्योंकि आप इस चीज को, ये जो स्किन है, ये जो बाहर का पार्ट है ऑर्गेनिज्म का, इसको इस तरह से नहीं ले सकते कि ये तो जी बाहर का पार्ट है, ठीक है ना, उसको ऐसे नहीं लिया जा सकता। चलिए सर एक स्टूडेंट ने कहा है कि जो लास्ट एफोरिज्म है एक बार रिपीट कर देना प्लीज। 190 189 189 and yet very little reflection will suffice to convince us that no external malady, बोल रहे बहुत थोड़ी सी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब हम थोड़ा सा उसके बारे में सोचें जरा सा, तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी एक्सटर्नल मेलेडी, कोई भी एक्सटर्नल डिजीज जो है, स्किन की कोई भी डिजीज है, नॉट ओकेजन बाय सम इंपॉर्टेंट इंजरी, जो इंजरी वाली नहीं, उनको छोड़ के, ठीक है ना, कोई भी बाहर की कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, कोई डर्मेटाइटिस है, कोई विटिलिगो है, कुछ भी है ऐसा, कैन अराइज, परसिस्ट और इवन ग्रो, वो आ सकती है, वो रह सकती है, और वो और आगे बढ़ सकती है, वर्स विदाउट सम इंटरनल कॉज, बिना किसी इंटरनल कॉज के। ये बोल रहे कि सोचने में ही बड़ी, आप इसके बारे में सोच भी कह सकते हो, डॉक्टर हेमन बोल रहे मेरे को इस बात पे हैरानी होती है कि बिना किसी इंटरनल कॉज के कोई भी स्किन के ऊपर जो डिजीज है वो आना, उसका रहना और उसका फैलना, बढ़ना, ये कैसे हो सकता है विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, विच मस्ट कॉन्सिक्वेंटली बी इन अ डिजीज्ड स्टेट, जब तक आपका ऑर्गेनिज्म ही डिजीज स्टेट में नहीं है किसी इंटरनल वजह के कॉज की वजह से, तो ये बीमारी भी कहां से आएगी? इट कुड नॉट मेक इट्स अपीयरेंस एट ऑल विदाउट द कंसेंट ऑफ द होल ऑफ द रेस्ट ऑफ द हेल्थ, ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि स्किन के ऊपर कोई भी बीमारी आ जाए विदाउट द कंसेंट, विदाउट द परमिशन ऑफ द होल, एंड विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द लिविंग होल, ठीक है ना, या जो उसकी पार्टिसिपेशन है उसकी वजह से, वाइटल फोर्स की जो पार्टिसिपेशन है उसकी बिना, उसकी पार्टिसिपेशन के बिना कोई भी ऐसे बीमारी बाहर निकल के आ जाए, of the vital force that pervades all the other sensitive and irritable parts of the organism. Indeed, it is impossible to conceive its production without the instrumentality of the whole life. ऐसा सोचना भी बड़ा मुश्किल लगता है, जब हम सोचने पे आए तो ये सोचना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि बिना पूरी ऑर्गेनिज्म की परमिशन के बिना या इसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई छोटा सा इरप्शन भी निकल के आ सकता है हमारे, क्योंकि सो इंटीमेटली आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड टुगेदर, हमारे जितने भी पार्ट्स हैं वो बड़ी इंटीमेटली, बड़े क्लोज हैं एक दूसरे के, वो एक यूनिट बनाते हैं, देखने में हम जितने मर्जी उसको अलग 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 करते हैं, ये हार्ट अलग है, ये लंग अलग है, जी अलग है, उसका क्या अस्तित्व है? हार्ट को निकाल के रख दो बाहर, क्या करेगा हार्ट? लंग को बाहर निकाल के रख दो, स्किन को निकाल के रख दो साइड में, क्या करेगी स्किन? अगर इनका अकेलों का अस्तित्व होता, एक मिट्टी का दिया है, मिट्टी का दिया है, मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन उस दिए में, उस दिए का काम ही क्या है जब तक उसमें जोत नहीं है? क्या हम बोल सकते हैं दिए का कोई और काम है? और जोत की भी कोई आधार नहीं है होने का बिना दिए के, ठीक है ना, क्योंकि दिया और जोत ये दोनों मिलके एक होल बना रहे हैं, एक कंप्लीट यूनिट बना रहे हैं, ये दोनों साथ में हैं तो इनका काम है। जोत की होंद भी बिना दिए के नहीं है, अगर बाती नहीं है, वहां पे घी नहीं है, दिया ही नहीं है, एक वेसल नहीं है, एक मटेरियल पार्ट ही नहीं है, तो जोत भी क्या करेगी? कहाँ आएगी जोत? वो अपने आप को कैसे प्रगटाएगी? ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म इज मटेरियल प्लस डायनेमिसिटी, इकट्ठा है साथ में। जो मटेरियल पार्ट है वो दिया है, जो डायनेमिसिटी है वो जोत है, वो दोनों साथ में हैं तो उनका एक अस्तित्व है, तो वो सब कुछ चला रहे हैं, दे आर इंटीमेटली पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
वो एक ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स हैं जो साथ में हैं। हाँ, हम समझ के लिए उनको अलग अलग करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। उनका कोई हमें ये समझना है, उनका कोई फंक्शन समझना है, तो उनको अलग अलग करके समझा जा सकता है। लेकिन क्या बिना जोत के दिए का कोई काम है, या बिना दिए के जोत जल सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसको कंसीव करना, दिमाग में सोचना कि ये तुझे अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। उसी तरह हमारा हार्ट है, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग क्या कर लेंगे, उनका अस्तित्व ही क्या है। हाँ, लेकिन जब सब कुछ साथ में है, एज एन ऑर्गेनिज्म सब कुछ है, तो वो ब्यूटीफुली काम कर रहा है, ठीक है ना। बिकॉज देन दे मेक अ यूनिट, एक यूनिट बन जाता है वो, विच इज इनडिविजिबल। इट इज कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म एन इनडिविजिबल होल। उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता इन सेंसेशन एंड फंक्शंस। सो नो इरप्शन ऑन द लिप्स, कोई भी छोटे से छोटा इरप्शन है, कोई भी डिस्कलरेशन है कहीं पे किसी भी तरह की, इट कैन अकर विदाउट प्रीवियस एंड साइमल्टेनियस इंटरनल इल हेल्थ। उसके पहले इल हेल्थ रही होगी, या वो तब भी चल रही है तब भी कोई ना कोई इंटरनल कॉजेशन चल रही है, कोई ना कोई इंटरनली बीमारी चल रही है, जिसका एक एक्सप्रेशन बाहर निकल के आ रहा है एट द लेवल ऑफ स्किन, ठीक है ना। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। कोई भी लोकल मेलेडीज आती हैं, कोई भी लोकल डिजीज आती है, कोई भी स्किन ट्रबल्स आती हैं, तो ये नहीं है कि ये तो शरीर के बाहर की बात है, नहीं, ये शरीर की ही बात है, आपकी बॉडी की ही बात है। एक सिर्फ बाहर एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा है ऑफ द इंटरनल इल हेल्थ, क्योंकि जब तक इंटरनली इंसान बीमार नहीं है, वो बाहर ऐसी कोई भी चीज नहीं निकालेगा, कोई भी इरप्शन, कोई भी ऐसा स्किन की कोई भी डिजीज बाहर नहीं निकल के, जब तक अंदर से बीमार नहीं इंसान, ठीक है। चलिए।